हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 हम देख रहे हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम कर रहे हैं और इसको मैंने 3 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। तो आज हम उस तीसरे इंपॉर्टेंट भाग पर चर्चा करेंगे, यानी इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को आज खत्म करेंगे इस तीसरी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियोस हो रहे थे। और आज हम इसका आखिरी पड़ाव यानी मांग की लोच, उसके इलास्टिसिटी, उसको ज्ञात करने के तरीके, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। तो बने रहिए सेशन के साथ। पर एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क पा रहे हैं। यानी यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना किसी तरीके से आपको किसी कूपन कोड या डिस्काउंट ऑफर की जरूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर निःशुल्क रूप से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 3 जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, और बात करेंगे आज इसमें हम मांग के लोच की। इसके पहले हमने आपको सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस किया है। उपयोगिता की बात की है, उपयोगिता के प्रकार की बात की है, उपयोगिता को मापने की विधियों की बात की है। इसके अलावा हमने अनधिमान वक्र को देख लिया है। हमने अनधिमान वक्र के द्वारा और उसके अलावा भी उपभोक्ता संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये सारा कंसेप्ट देख लिया है। इसके साथ साथ हमने मांग के प्रकार और मांग के नियम और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों को देख लिया है। मांग में संचलन क्या है, मांग में परिवर्तन क्या है, विस्तार और संकुचन क्या है, वृद्धि और कमी क्या है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख ली हैं। आज के इस पार्ट 3 और अंतिम सेशन में मैं आपसे बात करूंगा मांग की लोच के बारे में, जिसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या? देखिए, इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे आप कोई पैंट पहनते हैं, पहले आपने बचपन में देखा होगा कि ऐसे फैल जाता था पैंट, फिर आप छोड़ देते थे। यानी जो लोच होती है, इलास्टिक होती है कि आप किसी चीज को कितना फैला सकते हैं, कितना वो नीचे सिकुड़ सकती है। ये एक इलास्टिक फीचर होता है किसी भी चीज का, या उसका एक पैमाना या उसकी एक विशेषता होती है। तो मांग के साथ भी कुछ यही है। मांग की अपनी इलास्टिक कुछ फीचर्स हैं जिसके द्वारा आप मांग बढ़ती है, घटती है, या फैलती या सिकुड़ती है। अब बात 2 है। एक, आखिर ये होने का कारण क्या है, ठीक है, और दूसरा कितना। यानी पहली बात तो ये मांग क्यों सिकुड़ेगी और क्यों फैलेगी। दूसरी बात, अगर ऐसा होगा तो वो कितना होगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो पहले वी विल फाइंड आउट द रीजन एंड देन वी विल डिस्कस कि भाई कितना, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, कि कितने में वो फैलेगी, कितने में घटेगी, और उसके क्या प्रभाव फिर पड़ते हैं उपभोक्ता पर। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा चैप्टर है वो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, हम कंज्यूमर्स बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं, और इसको निकालने की कुछ विधियां हैं। ये जो कितना आपने देखा है, इसको कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन अलग अलग मेथड्स की भी चर्चा करेंगे और उसको डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप यहां देखें तो मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से वस्तु की मांग घट जाती है, तथा मूल्य में कमी होने से इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। अभी मैं कारण की चर्चा कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या है कि वो बढ़ेगी घटेगी। तो उसमें सबसे पहले तो हमें ये कारण जो है वो मूल्य के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसे आप कीमत कहते हैं। तो कीमत एक महत्वपूर्ण कारण तो ऑलरेडी बनी हुई है। कीमत के अलावा 1-2 कारण और होते हैं। तो उसमें अच्छा, ये जो कंसेप्ट है इसे आप मांग के नियम में पढ़ चुके हैं। भाई, मांग का नियम यही तो कहता है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांगी गई मात्रा घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। तो ये एक ऐसा कारण है जिसके कारण मांग में लोच देखी जाती है। वी विल सी द इलास्टिक नेचर ऑफ डिमांड। एक तो ये कारण ये दिखाई पड़ता है। इसके अलावा एक और कारण आपको दिखाई पड़ेगा, आगे चर्चा करेंगे, जिसको आप बोलते हैं आय। जो उपभोक्ता की इनकम है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज व्हाट, ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द रीजन बिहाइंड द इलास्टिसिटी। तो जो आय होगी उपभोक्ता की, इसके बढ़ने घटने से भी प्रभाव पड़ेगा। और तीसरा एक आड़ी मांग होती है, जिसमें संबंधित वस्तुओं की मांग, जैसे स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की मांग की वजह से भी मांग प्रभावित होता है। तो पहला हमें यह मांग के चलना है कि मांग के नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से उसकी मांगी गई मात्रा घटेगी, और इत्यादि। इस प्रकार मांग का नियम वस्तु के मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में एक परिवर्तन की दिशा तो बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। यही हमें पता करना है। सॉरी। ये बात तो क्लियर है कि भैया देखिए, अगर कीमत में चेंज होगी तो मांग में परिवर्तन होगा, लेकिन कितना होगा,
कैसे निकालें, और क्या इससे हमारे जिसको हम कहते हैं ना कि भाई मात्रा हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एग्जैक्टली समझेंगे कि भाई कितना चेंज आ सकता है, क्योंकि हमें आगे नीतियां बनानी है, उसी हिसाब से मार्केट का कैलकुलेशन करना है। तो ये कितना वाला पक्ष हमें अभी नहीं पता था। इस बात को जानने के लिए फिर क्या किया गया, मांग की लोच का विचार प्रस्तुत किया गया, और खासकर प्रोफेसर मार्शल ने इसको विकसित किया है। प्रोफेसर मार्शल के बारे में हम जब से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं तब से मैंने डिस्कस किया है। 2-4 नाम तो आपको ध्यान रखने ही है, जैसे एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर मार्शल, रॉबिन्सन, कीन्स, इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। तो प्रोफेसर मार्शल ने मांग की लोच का क्या किया, प्रतिपादन किया, और जिसको आज हम डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। अब अगर हम अर्थ और परिभाषाएं देखें तो एक वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसे मांग की लोच कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं कि रिस्पॉन्सिव चेंज इनटू द, या रिस्पॉन्सिव डिग्री ऑफ चेंज इनटू क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। यानी अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो कितने डिग्री या कितने अनुपात या कितनी मात्रा में मांग परिवर्तित होगी, इसको मापना ही मांग की लोच है। मांग की लोच हमें बताती है कि मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन हुआ, और मांग की लोच का अर्थ मांग की मूल्य सापेक्षता से भी लिया गया है। मूल्य सापेक्षता क्या है, यानी डिमांड का क्या रिलेशन है प्राइस से, रिलेटिविटी ऑफ प्राइस जिसको बोलते हैं। सापेक्षता क्या होता है, रिलेटिव, यानी कि किस हिसाब से कीमत जो है किस अंश तक, किस आधार तक मांग को प्रभावित कर रही है या मांग पर अपना असर डाल रही है। यहां पर कहने का अर्थ यह है, और उसे ही मांग का लोच बताया गया है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी बाजार में मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग बढ़ती है, या कम और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने से मांग कम घटती है या अधिक। यानी कुल मिलाकर यहां वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ये पता लगाते हैं कि जो कीमत में वृद्धि या कमी हो रही है, मांग में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं कि हो सकता है कि मान लीजिए आपने कीमत में 10% चेंज किया तो डिमांड में भी 10% का चेंज हो। एक कंडीशन ये बन सकती है। एक कंडीशन ये बन सकती है कि यहां 10% का आप कीमत चेंज कर रहे हैं, डिमांड में 0% का चेंज हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कीमत में कोई चेंज ना कर रहे हो तो भी यहां 20% का चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या आप कीमत में 10% करें और यहां मांग जो है 20% चेंज हो जाए, या आप कीमत 10% करें और मांग 5% हो जाए। ये 5 परिस्थितियां आपके सामने बनेंगी। यही पांचों परिस्थितियां जो हैं इसके प्रकार बनती हैं। जैसे मान लीजिए जब आपने कीमत में चेंज की पर मांग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या है, एकदम बेलोचदार, इनइलास्टिक इन नेचर। मैं अभी अब चर्चा करूंगा। जितना चेंज किया उतना ही डिमांड चेंज हुआ, तो इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक, यानी कि लगभग उतना ही परसेंट वैल्यू एक आएगी। आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया फिर भी बहुत ज्यादा डिमांड चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, मतलब कि इसका अनंत है, कितना भी कीमत चेंज नहीं हुआ पर उसकी मांग कहीं जा सकती है। या यहां पर आपने क्या किया कि जितना चेंज किया उससे ज्यादा परिवर्तन मांग में हो गया, तो इसको मोर देन यूनिट, यानी 1 से अधिक परसेंट वाली लोचदार इसको मानते हैं। मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। और आपने कीमत 10% की पर मांग कम ही चेंज हुई, तो लेस देन यूनिट वाला ये इलास्टिसिटी होगा। ये 5 परिस्थितियां बनेंगी, मैं भी आपको बताऊंगा। तो प्रोफेसर मार्शल यही बता रहे हैं कि जब मूल्य की एक निश्चित धारा या मूल्य की एक निश्चित मात्रा में आप परिवर्तन करते हैं तो फिर मांग में किस हिसाब से परिवर्तन होता है। क्या वो मूल्य में किए गए परिवर्तन से ज्यादा होता है, उससे कम होता है या बराबर होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। और आसान भाषा में आप ये समझिए कि मूल्य में होने वाले परिवर्तन की प्रतिक्रिया में, उसके रिस्पांस में जिस अंश तक का परिवर्तन मांग में होता है, हम उसे ही मांग की लोच को मान के चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन रॉबिन्सन ने क्या कहा कि मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तनों से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी जितना प्राइस में परसेंटेज चेंज हुआ है और जितना आपने डिमांड किया है, उस दोनों परसेंटेज चेंज को डिवाइड कर दीजिए, अपने आप वो रेशियो निकल के आ जाएगी। बोल्डिंग ने क्या कहा, किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। यानी 1% आपने चेंज किया तो क्या 1% हुआ, क्या कम हुआ, ज्यादा हुआ, जितना परसेंट भी चेंज आपको दिखाई पड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। तो इसकी हम चर्चा भी करेंगे जब मैं फॉर्मूले में इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ रहे होंगे कि बात यहां ये हो रही है कि कीमत आप कितना परसेंट चेंज कर रहे हैं और उसके बदले में मांग में कितना परसेंट का चेंज हो रहा है। अच्छा ध्यान रखिएगा, मैं बढ़ने घटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज यानी परिवर्तन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें केवल एक चीज को मत लीजिएगा कि बढ़ गई या केवल घट गई। परिवर्तन का मतलब वो हो सकता है बढ़ रही हो
और हो सकता है वो क्या हो रही हो, घट भी रही हो। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम एक तरफ चलने लगते हैं, घटा के कैलकुलेशन करते हैं, तो बढ़ना और घटना ये दोनों परिवर्तन में शामिल होती है। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि मांग के लोच के प्रकार क्या है, यानी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या क्या चीजें मांग के लोच में शामिल रहती हैं। तो क्या रहती है, मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं। एक मांग की कीमत लोच, ठीक, ये ध्यान रखिए, निकालने की विधियां नहीं है, ये लोच के प्रकार हैं। कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा मांग की आय लोच यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मांग की आड़ी लोच यानी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सर ये क्या नहीं बोला है, कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। यहां ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि मांग को जो परिवर्तित करने के कारक हैं वो 3 प्रमुख रूप से चीजें हो सकती हैं। एक, उपभोक्ता जो वस्तु खरीद रहा है उसकी कीमत यानी प्राइस। याद करिए मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या थे, सबसे नंबर 1 पर कीमत था, बाकी कीमत के अतिरिक्त थे। यहां भी कुछ ऐसा ही है, कीमत और कीमत के अतिरिक्त 2 और है। तो मांग की कीमत लोच यानी अगर आप कीमत में परिवर्तन करें तो मांग में कितना चेंज हो रहा है। दूसरा मांग की आय लोच यानी इनकम, जब आप उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है तब डिमांड में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी वहां प्राइस स्टैग्नेंट है, प्राइस वहां पे स्थिर है, प्राइस वहां पे बिल्कुल रुकी हुई है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो कीपिंग द प्राइस सेम, वहां पर अगर आप इनकम को चेंज करें, वहां पर अगर आय को आप बढ़ाएं घटाएं तो उससे क्या परिवर्तन हो रहा है मांग में, यह बताता है इनकम इलास्टिसिटी या मांग की आय लोच। तीसरी स्थिति बनती है मांग की आड़ी लोच, जिसे बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर याद करिए मैंने 2 वस्तुएं आपको बताई थी, पूरक और स्थानापन्न बताई थी ना, सर भूल गई, प्लीज दोबारा रिवाइज करिए, पूरक और स्थानापन्न, ठीक बात, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। दो यहां पर वस्तुएं मैंने बताई थी। अब ये 2 वस्तुओं की कीमत आपस में दूसरे वस्तु की मांग को किस हद तक प्रभावित करेंगी। जैसे चाय और कॉफी स्थानापन्न है, तो चाय की कीमत दूसरे वस्तु कॉफी की डिमांड को कितने % तक चेंज करेगी, ये जो चीज होती है, ये चीज आपको मांग की आड़ी लोच में दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो ये 3 प्रकार के आपके क्या हो गए, 3 प्रकार के आपको मांग के लोच के प्रकार हो गए। अब इसको अगर हम ध्यान से समझें, जो चीज मैं आपको दिखा रहा था उसी का फ्लो चार्ट आप देख लीजिए। मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच। तो कोई डाउट तो नहीं होगा, ये आपके दिमाग में बैठ गया, रटना नहीं है। पहला क्या चीज है, कीमत, दूसरी क्या चीज है, उसकी आय, और तीसरा आड़ी यानी कि संबंधित वस्तुओं के वजह से। कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि मांग की कीमत लोच का आशय एक बार और समझ लीजिए, ताकि, क्योंकि अभी आप केवल मांग की लोच समझ रहे थे, अब मांग की कीमत लोच की जब बात आएगी, केवल प्राइस इलास्टिसिटी की बात आएगी, तो अब आपको अन्य किसी भी बात नहीं करनी है चीज पर, अब आपको सिर्फ बात करनी है कीमत से संबंधित। तो मांग की कीमत लोच उपभोक्ता की आय, रुचि तथा संबंधित वस्तुओं के मूल्य में दिए हुए होने पर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण, अब देखिए संबंधित वस्तु के मूल्य दिए होने पर मतलब स्थिर है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। उपभोक्ता की आय में, उसकी रुचि में, संबंधित वस्तु के मूल्य में कोई चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर उस वस्तु के मूल्य में ही परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की जो दर है, द रेट एट विच द डिमांड चेंजेस, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, मांग की कीमत लोच बोलते हैं। सर दोबारा बताइए। बिल्कुल, मतलब यह है कि अगर उपभोक्ता की रुचि, उसके पसंद, उसकी आय और ये सारी और संबंधित वस्तुओं की कीमत, अगर इन सब को स्थिर कर दिया जाए और केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन किया जाए तो मांग में जिस दर से परिवर्तन होगा उसे मांग की कीमत लोच बोलेंगे। उदाहरण एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कीमत थी, प्राइस थी 10 रुपए, मैंने इसको कर दिया कितना, 20 रुपए, ठीक, यानी मैंने चेंज कर दिया, इसको 10 से 20 कर दिया। अब इसके वजह से जो डिमांड में इफेक्ट आया, क्वांटिटी डिमांड में, कि पहले वो 20 यूनिट खरीदता था, अब केवल 10 यूनिट खरीद रहा है। ये जो चीज है ये क्या दर्शा रही है, ये मांग की कीमत लोच है। जब मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा कि कितना % चेंज हुआ है, उसका एक फॉर्मूला है, आगे फॉर्मूले पर मैं आऊंगा, तो उसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। तो यहां पर आप बता पाएंगे कि हां सर ये मांग की कीमत लोच कहलाती है। ठीक बात है। सामान्यतः मांग की लोच को ही मांग की कीमत लोच कहा जाता है। मांग की कीमत लोच को सूत्र रूप द्वारा दिखाया जा सकता है, यानी आप इसको अब कैसे दिखा सकते हैं, इसको आप फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं।
तो वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन यानी रेशियो चेंज इनटू व्हाट, द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, या इसको आप बोलते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सर ये क्या है बता देता हूं। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, समझ लीजिए। जैसे ये बताया ना कि वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन निकाल लीजिए, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन निकाल लीजिए, तो आपको परसेंटेज पता नहीं है ना कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला है। सिंपल फॉर्मूला जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया कीमत 10 रुपए से 20 रुपए हो गई और डिमांड 20 रुपए से 10 रुपए हो गई। अब आपको कहा गया मांग की कीमत लोच निकालिए, तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक, इसको अनुपातिक रेशियो, इसको एक तरह से अनुपातिक तरीका बोलते हैं। अब डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ। क्वांटिटी कहां 20 से 10 यानी 10 का परिवर्तन हो गया, डिवाइडेड बाई प्राइस में कितने का परिवर्तन हुआ, यहां भी 10 का परिवर्तन हो गया, इंटू इस पी का मतलब होता है पहली कीमत कितनी थी, पहली कीमत 10 थी, और इस क्यू का मतलब पहली क्वांटिटी कितनी थी 20। 10 से 10 कैंसिल, 1/2, 1/2 मतलब क्या हो गया 0.5 आ गया ना, यानी इकाई से कम लोचदार है। इकाई से कम लोचदार मतलब जितना परसेंट कीमत में चेंज हुआ है उतना परसेंट मांग में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन निकालने का तरीका क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है कि क्वांटिटी में कितने का परिवर्तन हुआ, पहले 20 थी अब 10 हो गई, ये क्वांटिटी है, मांग है, और ये कीमत है। ठीक बात। तो डेल्टा क्यू यानी मांग में चेंज हुआ कुल 20 से 10 यानी 10 का, डेल्टा पी यानी कि कीमत में चेंज हुआ 10 का। ठीक, प्राइस पहले कितनी थी, पहली प्राइस 10 थी और पहली वाली मांग 20 थी। आंसर कितना आ गया 0.5। ठीक, सिंपल, आपने निकाल लिया। कोई डाउट है, कोई समस्या है, 1/2 इसका आंसर आ गया। इस तरह ये फॉर्मूले आप धीरे धीरे लेके चलिए। हम एक न्यूमेरिकल सेशन भी अलग से करेंगे, चिंता मत करिएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को यहां बताया गया है, डेल्टा क्यू बाई क्यू का मतलब होता है वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, डेल्टा पी अपॉन पी होता है वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। आप इसको ठीक से कैसे कर सकते हैं, मांग की कीमत लोच कैसे लिखा जा सकता है, डेल्टा मतलब परिवर्तन बताना होता है, क्यू मतलब वस्तु की मांगी गई मूल मात्रा, पहले वाली क्यू, और वस्तु की मूल कीमत। तो जब आप लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, तो डेल्टा क्यू मतलब कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है, डेल्टा पी कितना प्राइस में चेंज हुआ है, और मूल प्राइस कितना था, मूल क्वांटिटी कितनी थी। या आप चाहें तो अगर आपके सामने परसेंटेज दिया हुआ है तो वस्तु की मांग में कितना चेंज हुआ और कीमत में कितना चेंज हुआ उससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बोल दूं कि वस्तु की कीमत में 10% का चेंज हुआ और मांग में 5% का चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, ईपी बोलते हैं, कि मांग में हुआ है 5, कीमत में हुआ 10, 5/10, 1/2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, सिंपल, बस ऐसे आपको करना है। आगे हम करेंगे उसको फॉर्मूले से, डोंट वरी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम पहुंच रहे हैं कि वस्तु की कीमत लोच निकालने के जब निकालते हैं तो उसमें 5 तरह के आपके सामने स्थितियां बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, और मैं आपको यहां पर डिटेल में समझाता हूं। देखिए 5 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति बनती है कि मान लीजिए कि लेट सपोज परसेंटेज परिवर्तन कीमत वो बराबर आ जाए परसेंटेज परिवर्तन मांग। एक कंडीशन ऐसी बन सकती है कि मान लीजिए जितना परसेंट आपने कीमत में परिवर्तन किया उतने ही परसेंटेज मांग में परिवर्तन हुआ। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने लेट सपोज कीमत को कर दिया 10 से 20, ठीक, और मांग हो गई, मांग घट जाएगी जब कीमत बढ़ी है, तो 10 से जस्ट अ सेकेंड,
10/10, ये तो 100% हमने चेंज कर दिया। और इसको कर लेते हैं कीमत को बढ़ा लिया, मांग को घटा दिया। हाँ, इसको हम कर लेते हैं, अगर लेट सपोज इसको भी 100% चेंज कर लेंगे अगर। अब देखो, तो ये 10 से 0 हो गया। अब आपने क्या किया, कीमत को 10 से 20% किया, 10 से 20 किया, मतलब बेसिकली यहां क्या हुआ है, एक तरह से 100% कीमत चेंज हो गई है। इसको मैंने, अब जब कीमत बढ़ी है तो मांग तो घटेगी, इसको 10 से 0 कर दिया। तो अब फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 10 से 0 हुआ, 10 का परिवर्तन हो गया। चेंज देखो कितना हो गया, ये नहीं कितने का चेंज है, 10 का चेंज हो गया ना, 10 से सीधे 0 हो गया, 10 घट गया वो, और तो डेल्टा क्यू 10 हो जाएगा। डेल्टा पी मतलब प्राइस कितनी चेंज हुई है, 10 से 20 हुई है, गैप कितने का आया 10 का आया। पहली पी मतलब मूल कीमत कितनी थी 10, और क्यू मतलब मूल मांग कितनी थी 10, तो ये भी 10/10 हो जाएगा। सबको काट दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी ईपी की वैल्यू यहां कितनी आ जाएगी, =1। तो पहली सिचुएशन क्या बनती है, एक सिचुएशन बनती है कि जितने परसेंट का आप, अच्छा यहां परसेंट विधि भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, सीधे परसेंट विधि, इसका परसेंट निकाल लीजिए। 10 से 20 हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है, चेंज कितने का है 10, पहले कितना था 10/10 इंटू 100 करेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू 100%। ठीक, अब ये आ गया कि कीमत में 100% का चेंज हुआ है, मांग में कितना चेंज कितने का हुआ है 10 का, पहले कितने था 10 इंटू 100, ये भी 100, तो 100%/100% करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले से ऐसे आप बता सकते हैं। तो यहां जितने परसेंट कीमत में चेंज हुआ है उतने ही परसेंट मांग में चेंज हुआ है, एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन कीमत परसेंट अधिक, कीमत परसेंट का परिवर्तन यहां लिख लीजिए, किंतु मांग परसेंट परिवर्तन 0। जैसे मान लीजिए कीमत मैंने कर दी 10 से 20 और मांग कितनी है, पहले भी 10 थी अभी भी 10 है, एक परिस्थिति ये भी बन सकती है। अब ये निकाल के डेल्टा, यहां फॉर्मूला रखिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्वांटिटी में कितने का चेंज है 0 का, प्राइस में कितने का चेंज है 10 का, इंटू पहले कीमत दी 10, बाद में पहले क्वांटिटी थी 10, सबको काटिए 0/10, कितना आ गया आंसर 0 आएगा। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो ग्राफ कितना बनेगा, ये हो गया x, ये हो गया y, यहां ले लीजिए आप प्राइस, यहां ले लीजिए क्वांटिटी। प्राइस मान लीजिए यहां 10 है, यहां 20 है, तो प्राइस यहां से यहां चली गई, पर क्वांटिटी क्या है, पहले भी 10 थी अभी भी 10 है, 10 पे 10, 20 पे भी 10, यानी इस रेखा कैसी बन जाएगी, रेखा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ऐसे बन जाएगी, यानी किसके, y एक्सिस के समानांतर बन जाएगी। यानी जब कीमत में कोई भी परिवर्तन होने के कारण उसके मांग में कोई परिवर्तन ना हो, तो यहां पर ईपी जो कीमत लोच की वैल्यू आती है, कीमत लोच की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 0 आती है, और उसका जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के समानांतर बनेगा। अच्छा, इनका ग्राफ कैसे बनेगा, जो पहला वाला पॉइंट हमने देखा, इसमें अगर आप कीमत देखिए तो ये अगर आप बनाना चाहें x y, यहां ले लीजिए प्राइस px, यहां क्वांटिटी 0, ये 10 से 20, 10 20, ये 10 से 0 0, और यहां 10 ले लीजिए। तो जब कीमत 10 थी तो ये 10 था, कीमत 10 थी, ये 10 यहां था, ठीक, और फिर जब वो अचानक 20 हुई तो 0 आ गया, 20 हुई तो 0 आ गया, ठीक, 20 पे 0। तो अगर आप इसकी भी देखें तो ये कैसे आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का आपको ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, या यहां से यहां आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। 0 10, कीमत 10, डिमांड 0, 10, कीमत हो गई 20, डिमांड हो गई 0। तो
या इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो ये थोड़ी मिस्टेक हो रही है। 0 पे क्वांटिटी 20 है, 10 पे ये 10 है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे रेखा बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं इकाई लोचदार। क्या बोलते हैं? इकाई लोचदार। जितने परसेंट कीमत में चेंज उतने परसेंट मांग में चेंज। और जो आपने दूसरी कंडीशन देखी, ये क्या है? ये पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार। पूर्णतया यानी बिल्कुल वैल्यू 0 आएगी। आप कितना परसेंट भी कीमत को घटा लो बढ़ा लो, यहां मांग में कोई चेंज नहीं आएगा, और इसलिए ये क्या होगी, ये आपको बिल्कुल वर्टिकल रेखा बनेगी वाई एक्सिस के समानांतर। तीसरी स्थिति देख लीजिए, पूर्णतः लोचदार जिसको बोलते हैं। अब यहां क्या होगा? यहां होगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये क्या होगा? कम होगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन से। अब इसका नाम भी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। मतलब क्या है? यहां देखिए, मान लीजिए यहां लिख लीजिए कीमत और यहां लिख लीजिए मांग। अब कीमत में आपने कोई चेंज ही नहीं किया, 10 का 10 है, और मांग अचानक 5 से 20 हो जाए। समझ रहे हैं? कीमत में आपने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन मांग अचानक 5 से 20 हो जाए। अब जरा लगाइए फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। पहली क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ है? 15 का। प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, 0। ठीक, इंटू पहले प्राइस थी 10, अब प्राइस हो गई पहले, उसके बाद थी 5, ये 2, 0 बाई 15। अब अगर आप इसको करना चाहें तो ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, अनंत आ जाता है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, इसको अगर आप ग्राफ में दिखाना चाहें तो देखिए कैसे दिखाते हैं। एक्स वाई, यहां ले लीजिए कीमत या प्राइस, यहां ले लीजिए क्वांटिटी। कीमत 0 10, क्वांटिटी 5 10 15 20। कीमत 10 थी तो मांग 5 थी, यहां पे कीमत 10 थी फिर भी मांग 20 हो गई। ये सीधे यहां से क्वांटिटी 10 पे ही यहां आ गई। तो रेखा कैसी बनेगी? बिल्कुल ऐसी रेखा बनेगी। और यानी कि क्या है? एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर। ठीक, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक बात। और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पूर्णतया लोचदार। अंग्रेजी में बोलते हैं कंप्लीटली इलास्टिक, या इसको एक और नाम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब कीमत में कोई परिवर्तन हो ना हो, उसकी मांग में खूब परिवर्तन हो जाएगा। यह सिचुएशन नंबर 3 है। 3 सिचुएशंस हमने देख ली। ठीक, तो पिछले वाले में देखी कि इमेज कुछ ऐसे बन रही थी, इसमें देखा कि इमेज कुछ ऐसे बन रही है। अब आगे की भी सिचुएशंस देख लेते हैं कि आगे के सिचुएशंस क्या बनेंगे। 2 और सिचुएशंस बनेंगी। अब यहां क्या होगा? एक सिचुएशन बनेगी केवल लोचदार, यानी कीमत में परसेंटेज परिवर्तन कम होगा मांग में परसेंटेज परिवर्तन के। अच्छा, यहां भी मैंने शायद वही सिचुएशन लिखी थी। ये कम होगा नहीं लिखिए, यहां कीमत में परसेंटेज परिवर्तन 0 हो, ऐसे लिखिए, 0 हो। कीमत में कोई चेंज नहीं हो रहा हो और मांग में परसेंटेज परिवर्तन ज्यादा हो। अधिक हो। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्णतः लोचदार। यहां वैल्यू इनफाइनाइट की आती है। अच्छा, यहां वैल्यू अब देखते हैं क्या आती है।
कीमत में परसेंटेज परिवर्तन कम होगा मांग में परसेंटेज परिवर्तन के। जैसे मान लीजिए यहां आपने रख ली कीमत, यहां आपने रख ली मांग। अच्छा, कीमत में आपने क्या किया, परसेंटेज किया 10 से 8, ठीक। और मांग जो है वो बढ़ गई 5 से 10। कीमत में आपने केवल लगभग 20% का चेंज किया है, पर इसमें परिवर्तन ज्यादा है। मांग में ज्यादा है, कीमत में कम है। अब लगाइए फॉर्मूला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू कितना है, 5 का। डेल्टा पी कितने का है, केवल 2 का। पहले प्राइस कितनी थी, 10। अब प्राइस कितनी, पहले मांग कितनी थी, तो डिवाइडेड बाई 5, 5 दूना 10, ठीक। ये हो गया 10/2, ठीक है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, क्यू में 5 का, कीमत में 2 का, इंटू पी बाई क्यू। पहले कीमत थी 10, अच्छा ये यहां मिस्टेक हुई है, देखिए, हाँ ठीक है। और पहले मांग थी 5, तो 2 5 10 2 कितना आ गया, 5। अब देखो इसका मतलब क्या है, कीमत में जो परसेंटेज परिवर्तन है वो मांग में परसेंटेज परिवर्तन से कम है। यानी मांग वाला क्या है, ज्यादा है। यानी कीमत थोड़ा भी चेंज हुआ तो मांग में ज्यादा चेंज है। इसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोच। इकाई से अधिक, ठीक, लोच। यहां जो वैल्यू आएगी वो 1 से ज्यादा आएगी। कितनी वैल्यू आई, 5 वैल्यू आई, 5 आई, है ना। वैल्यू कितनी आई है 5 आई है। तो ये क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 1। यहां हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इकाई से ज्यादा आएगी, क्योंकि कीमत में जो परिवर्तन है वो मांग में होने वाले परिवर्तन से कम है। यानी कीमत में चेंज होने से में जो परिवर्तन में चेंज हो रहा है उससे ज्यादा मांग में चेंज हो जा रहा है। मांग में बहुत तेजी से, मांग तेजी से बढ़ रही है। तो कीमत में अगर आप ध्यान से देंगे तो लगभग, अगर आप 2/10 करें इंटू 100 तो 20% के आसपास का ही है। और उसमें 5/5 इंटू 100 करें तो लगभग 100% का चेंज हो गया है। इसीलिए जो वैल्यू आई है वो 5 आई है, 1 से ज्यादा आई है। तो इसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोच, यानी ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको खींचना चाहें ग्राफ में तो बहुत आसानी से दिखा सकते हैं, क्योंकि आपको ये ग्राफ के नेचर बताने पड़ते हैं। एक्स वाई कीमत हमने 2 4 6 8 10 की क्वांटिटी कितनी है, 0 से 5 और 10। 10 पे 5 है, ये 10 है और ये 5 है। 8 पे 10 8 है और ये 10 हो गई है। तो कुछ आपको इस तरह की मिलेगी, ठीक है। यानी अगर आपकी वैल्यू इकाई से अधिक आ रही है, इकाई से अधिक लोचदार अगर है, तो आपको मांग वक्र ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अक्ष से थोड़ा दूर नीचे की तरफ झुकती हुई। कोई डाउट है इसमें? यह ध्यान रखिएगा कि कीमत में परसेंटेज परिवर्तन कम है, मांग में ज्यादा हो रही है। जितना परसेंटेज या जितने अनुपात में कीमत में चेंज होना चाहिए उससे तेजी से मांग में चेंज हो रहा है। ये इसका मतलब होता है इकाई से अधिक लोच। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिट, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। इसको एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोचदार। ध्यान रखिएगा, एक था पूर्णता लोचदार, इसको बोलते हैं केवल लोचदार, कि हां लोच तो है। पूर्णता लोचदार में क्या होगा, बिल्कुल भी कीमत ना चेंज हो तो भी खूब मांग बढ़ जाए। यहां थोड़ा तो कीमत का चेंज है, तो इसको केवल लोचदार या इलास्टिक बोलते हैं। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम में चलते हैं कि एक और सिचुएशन क्या बन सकती है, 5वीं सिचुएशन। मांग में परसेंटेज जो परिवर्तन है इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन कीमत में परसेंटेज परिवर्तन। ठीक, कैसे देखिए, मान लीजिए यहां कीमत ले लीजिए और यहां पर मांग ले लीजिए। बहुत सिंपल तरीके समझ लीजिए। कीमत आप क्या करिए, 10 से 5 कर दीजिए, ठीक। और डिमांड क्या कर दीजिए आप, जब कीमत घटी है तो मांग तो बढ़ेगी, इसको आप क्या कर दीजिए 10 से 12 कर दीजिए, ठीक। कीमत में कितने का चेंज है, ज्यादा का, डिमांड में बहुत कम का। अब देखिए इसकी वैल्यू इकाई से कम आएगी, 1 से कम आनी चाहिए। डेल्टा क्यू अगर नहीं आएगी तो समझिए आपने नंबर कुछ गलत ले रखे हैं। डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक।
कैसे करेंगे? क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ? 2 का, प्राइस में 5 का। पहले प्राइस कितनी थी? 10। ये वाला क्यू का मतलब पहले वाली मांग, बोलते रहिए बार बार, ठीक। 10 से 10 कैंसिल, 2/5 आया, यानी 5 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से 2 को 0.0, यानी कितना आ गया? 0.4, यानी इट इज लेस देन 1। वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 आई है, जो 1 से कम है। इसीलिए इसको बोलते हैं बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार नहीं, 0 नहीं आ रही है वैल्यू, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन बेलोचदार है। इसको बोलते हैं लेस देन यूनिट, लेस देन यूनिट इलास्टिक, या इकाई से कम लोचदार, ठीक। अगर इसका ग्राफ आप बनाना चाहें, मैंने सारा एक एक करके आपको डिटेल में समझा दिया, आगे मैं पॉइंट्स वाइज आपको नोट्स दिखा दूंगा, लेकिन हमें तो यहां पे बेसिकली ये चीजें समझनी है, ठीक है। इसको आप चाहे तो ग्राफ में दिखा दीजिए। ये आपका x, ये आपका y, यहां आप ले लीजिए प्राइस px, यहां क्वांटिटी में 10 से 12 हुआ है ना, तो 2, 6, 8, 10, 12, यहां 5 से 10 हुआ है, तो 5 5 करके ले लीजिए, 5, 10। कीमत 10 थी तो मांग भी 10 थी, 10 पे 10 यहां है। कीमत 5 है तो मांग 12 हो गई, कीमत 5 और मांग 12, ठीक। तो वो जहां पर इससे पहले वाला अगर आप ग्राफ देखेंगे, इसके पहले वाला ग्राफ थोड़ा सा तेज बाहर की तरफ और फैला हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा स्टीपर दिखाई देगा, सॉरी नैरोअर दिखाई देगा। ये पहले वाला जब इकाई से अधिक वाले की बात होगी तो देखिए ऊपर की तरफ और बाहर जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये क्या बोलता है? इकाई से कम लोचदार या बेलोचदार। तो आपके सामने मैंने 5 सिचुएशंस रखे, इन सिचुएशंस को फिर से देख लीजिए आप। पहला, परिवर्तन जितना कीमत में हो रहा है उतना ही मांग में हो, तो इसको इकाई लोचदार बोलते हैं। जितने % का कीमत में उतने ही % का मांग में चेंज, ठीक। दूसरा, अगर कीमत में अधिक चेंज हो रहा है और मांग में परिवर्तन 0 है, तो यहां पर मांग वक्र y अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ये मैंने यहां पर निकाल के आपको दिखाया। तीसरा, कीमत में % 0 है चेंज, लेकिन मांग बढ़ती जा रही है, तो इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतः लोचदार, और x अक्षांश के समानांतर इसका ग्राफ बनेगा। और चौथा, इकाई से अधिक यानी कीमत में जो चेंज हो रहा है उससे ज्यादा मांग में चेंज हो जाए, तो यहां पर आपको उसको लोचदार बोलते हैं, वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। और पांचवी और अंतिम सिचुएशन क्या बनी थी? इकाई से कम, कीमत में तो परिवर्तन कम है, ज्यादा है, पर मांग में कम चेंज हो रहा है, मांग में कम रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेलोचदार बोलते हैं। अगर मैं आपको एक समरी बनाना चाहूं तो चलिए मेरे साथ बनाइए तुरंत। ठीक, पहला सिचुएशंस, ठीक, इकाई लोचदार, तो इलास्टिसिटी या प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आएगी? ईपी इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। यानी एक और लाइन खींच लीजिए यहां पर, कि मैंने जानबूझ के छोड़ा था कि आपके साथ में कराऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यानी डेल्टा लिख देता हूं, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा परसेंटेज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा परसेंटेज डिमांड, जितना प्राइस में चेंज उतना ही डिमांड में चेंज। दूसरी सिचुएशन, पूर्णतया बेलोचदार, वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो ईपी इक्वल्स टू 0 आनी चाहिए, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये हमेशा ज्यादा रहेगी और परसेंटेज चेंज इन डिमांड से, क्योंकि डिमांड बिल्कुल घटे बढ़ेगी ही नहीं और प्राइस में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है। और ये हाँ पूर्णतः बेलोचदार रहेगी, प्राइस में तो चेंज होगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार, इसमें क्या होगा? ईपी की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट, ठीक। यानी प्राइस में बहुत कम चेंज होगा लेकिन डिमांड वाला ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस
और ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड खूब ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, चौथा क्या कंडीशन आ जाएगा, केवल लोचदार, यानी हाँ कीमत बदलने से डिमांड बढ़ रहा है, ईपी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। ठीक, परसेंटेज चेंज जो प्राइस का है वो क्या होगा, वो कम होगा परसेंटेज चेंज डिमांड के। ठीक है, क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और प्राइस कम बढ़ेगी। फिर पांचवा आ जाएगा बेलोचदार, और यहां क्या आ जाएगा, ईपी इज लेस देन 1। ठीक, वैल्यू इसकी 1 से कम आएगी, और यहां क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड के। ठीक है, यानी यहां पर ये प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, डिमांड कम बढ़ेगा। ये 5 सिचुएशंस आपको बिल्कुल ध्यान में रख के चलनी है, और इसमें कहीं कोई डाउट या समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। मैंने ग्राफ भी आपको डिटेल बता दी, अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं, ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहला आता है पूर्णतः लोचदार, जिसको आप बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मैंने जानबूझ के आपके सामने ग्राफ बनाए, सॉल्व किए ताकि वो चीजें आपको वहीं समझ में आ जाए। किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन न होने पर या नगण्य परिवर्तन होने पर मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार कहते हैं। यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं है या बहुत कम चेंज है और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाए तो इसको पूर्णतः लोचदार बोलते हैं। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा। ठीक, मैंने आपको बना के दिखाया भी है। आगे, पूर्णतः लोचदार मांग की रेखा आधार रेखा के समानांतर होती है, बिल्कुल ऐसी रेखा होती है। ठीक है, बेस लाइन के समानांतर। ठीक, और वैल्यू क्या आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, बिल्कुल इनफाइनाइट, या जिसको अनंत कहते हैं, अनंत मांग बोलते हैं। ठीक है, आप ऐसे तालिका दिखा सकते हैं, ये कीमत है और ये मांग है। अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। तो ये कीमत पे 10 रुपए पे, ये 10, 20 और 30 ये डिमांड इसकी हो रही है, कीमत उतनी है। तो ये समानांतर रेखा के बिल्कुल अक्षांश आधार रेखा के समानांतर ये रेखा बनेगी। ठीक है, मैंने अभी आपको डिटेल में बताई है। चलो दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार, चाहे कितनी कीमत घटा बढ़ा लो उसके मांग में कोई चेंज नहीं आएगा। जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। यहां मांग की लोच जीरो होती है, यानी कि यहां पे ईडी या ईपी जिसको आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक, पूर्णतः बेलोचदार मांग की स्थिति में मांग वक्र क्या होता है, कैसे बनता है, मैंने आपको अभी दिखाया था। इस स्थिति में वो वाई अक्षांश के क्या होता है, बिल्कुल समानांतर देखा जाता है, लंबवत वर्टिकल रेखा देखी जाती है। और उसके पहले कैसा था, हॉरिजॉन्टल रेखा था। तालिका में आप देख लीजिए, कीमत जो है वो बढ़ रही है घट रही है, ये 10, 20, 30 हो रही है, पर क्वांटिटी 100 है तो 100 ही है, तो ये रेखा बिल्कुल ऐसे बन जाएगी। ठीक, अभी मैंने आपको डिटेल में ग्राफ बना के दिखाया, इसीलिए मैंने ग्राफ खुद से ऐड नहीं किए, मैंने सोचा कि आप खुद से इस चीज को समझेंगे और मैंने आपके सामने डिटेल में इस चीज को समझाया है। ठीक बात है, ठीक है सर। आगे, इकाई लोचदार, जहां पर ईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताइए जल्दी बताइए, 1 आ जाएगा। यानी जितना परसेंट कीमत में चेंज उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है तो उस वस्तु की मांग लोचदार, इकाई लोचदार कहलाती है। ठीक है, इसको इकाई कर लीजिए, उस वस्तु की मांग इकाई लोचदार कहलाती है। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु की कीमत में 30% से वृद्धि होती है तो उसकी मांग भी 30% से कम हो जाती है, अथवा कीमत में 10% कमी होने पर उसकी मांग 10% से बढ़ जाती है तो यह लोचदार मांग कहलाएगी। ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर है, तो ईडी इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। जैसे 10 से 5 और 40 से 60, तो यहां पर अगर आप इसको निकालेंगे तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू कर दीजिए, अभी वैल्यू 1 आ जानी चाहिए। डेल्टा क्यू कितना है, दोनों में कितने का चेंज है, 20 का। प्राइस में कितने का चेंज है, 5 का। पहला मूल कीमत कितनी है, 10, और मूल क्वांटिटी कितनी है, 40। कितनी वैल्यू आएगी, 5 को 20 और यहां पर 4 अपान 4 आ गया, वैल्यू का क्या आ गई, 1 आ गई। सीधी बात, कहानी खत्म, सिंपल समझा दिया मैंने आपको अभी। अत्यधिक लोचदार मांग इसको कहते हैं, मोर इलास्टिक या केवल लोचदार भी कह सकते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से अधिक होता है, यानी जब ईडी की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए। ठीक, जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी होने से उसकी मांग 40% बढ़ जाए, कीमत में केवल 20% का चेंज है पर मांग 40% का चेंज है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या बोलते हैं, अत्यधिक लोचदार इसको मांग कहते हैं। मांग की यह लोच इकाई से अधिक होती है, ईडी की वैल्यू 1 से ज्यादा है।
ठीक है, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, सापेक्षता ज्यादा जिसको लोचदार कहा गया। तो जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे देखिए हर चीज का एक रीजन है, जैसे मैंने बोला अभी आपको जीरो इलास्टिक, जैसे बिल्कुल पूर्णता बेलोचदार, तो पूर्णता बेलोचदार मांग कौन सी होती है, जो सबसे आवश्यक वस्तु है, जैसे नमक है, नमक के बिना आप रह नहीं सकते, तो वहां पे कीमत कोई भी चेंज हो जाए मांग में कोई चेंज नहीं होगी। ठीक, इसी तरह जो विलासिता की चीजें होती हैं उसमें थोड़ा बहुत भी अगर आप मान के चलिए कि इसमें हमेशा जो कीमत के चेंज है उससे ज्यादा ही उसकी मांग में चेंज होगी, तो ये चीजें आप बिल्कुल समझ सकते हैं। बेलोचदार मांग यानी जिसकी मांग कम चेंज हो कीमत में चेंज होने से भी, जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम है तो उसको बेलोचदार मांग कहते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 60% कम हो गए पर मांग केवल 20% बढ़े, खास करके जो घटिया वस्तुएं होती हैं या जिन वस्तुओं का आप उपयोग ज्यादा नहीं करना चाहते कि ठीक है कीमत सस्ती भी हो रही है तो भी हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, वो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ईडी इज लेस देन 1, एक से कम हमेशा पॉइंट में वैल्यू आएगी, जिसको मैंने आपको लास्ट में 5वीं समस्या में समझाई थी। तो ये आपके सामने क्या हो गई, 5वीं स्थिति है। इस प्रकार की लोच को इकाई से कम लोच या ईपी इज लेस देन 1 कहते हैं और सापेक्षता बेलोचदार होती है, ये सदैव इकाई से कम होती है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, एक होगी ईपी की वैल्यू 0 जिसको पूर्णतः बेलोचदार कहेंगे, एक होगी ईपी की वैल्यू इज इक्वल टू 1 जिसको इकाई लोचदार कहेंगे, यानी जितना कीमत में चेंज उतना ही मांग में चेंज, एक होगी ईपी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 यानी इसको बोलेंगे अधिक लोचदार, यानी आप कीमत में थोड़ा भी चेंज करिए मांग में ज्यादा चेंज होगा, एक होगा ईपी की वैल्यू इज लेस देन 1 यानी कीमत में ज्यादा चेंज हो पर मांग में ज्यादा चेंज नहीं होगी। ठीक, और एक होगी ईपी की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कीमत में नहीं भी चेंज हो रही है या बहुत थोड़ा चेंज हो तो भी मांग खूब ज्यादा चेंज हो जाए, ये इनफाइनाइट। तो ये 5 स्थितियां आपके सामने मैंने बताई जो आप समझ सकते हैं और जो आप जब कैलकुलेशन करेंगे और ये आने वाली वैल्यू पर उसको निर्भर किया जाता है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ चलते हैं कि मांग की लोच को मापने की अलग अलग विधियां क्या हैं। एक अनुपातिक विधि तो मैं आपको बताते हुए चल ही रहा था, तो एक है प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि जिसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज या रेशियो मेथड। ठीक, एक होता है कुल व्यय मतलब यानी टोटल आउटले मेथड, सिंपल सा मेथड है। एक ज्यामितीय विधि या इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक, मुख्यतः आपको इसी परसेंटेज मेथड से ज्यादा निकालने के लिए आता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई आप इसको कुल व्यय विधि या ज्यामितीय विधि से समझाइए। तो मांग की कीमत लोच को निकालने की ये 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं जिन विधियों से आप मांग की कीमत लोच को निकालते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। तो आनुपातिक विधि में तो सिंपल अभी हमें आप समझ ही रहे थे, उसमें क्या होता है कि आपकी मांग में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, आपकी कीमत में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है डिवाइड करके बता दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, लेट सपोज, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाए किसी वस्तु की, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए से 20 रुपए हो गई, जिसके कारण मांग, अब कीमत बढ़ी हो तो मांग तो घटेगी, 15 से 10 हो गई। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए आनुपातिक विधि से। मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। अब 2 तरीके हैं, देखिए आपके सामने आनुपातिक विधि है और आपके सामने स्पष्ट बता दिया है कि इसको निकालने के सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूले क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इसी से आप वो चीज निकाल लेते हैं कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना है और कीमत में आनुपातिक परिवर्तन कितना है। तो आप चाहें तो परसेंटेज मेथड से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत 10 से 20 हुई है तो कितने परसेंट का चेंज हुआ, कैसे निकालते हैं, ये ऐसे इसका टेबल बना लीजिए, सॉल्व करते हैं कीमत और मांग। कीमत हुई है 10 से 20, मांग हुई है 15 से 10। ठीक, अब परसेंटेज विधि से डायरेक्ट निकालते हैं। 10 से 20 हुई है तो कितना परसेंट का चेंज हुआ है, पहले जो जितने का परिवर्तन होता है वो लिख लेते हैं, पहले जितना था वो लिख लेते हैं इंटू 100, यानी ये कुल मिलाकर 100% का चेंज हुआ है। तो कीमत में चेंज हो गया 100%। ठीक, मांग
में कितने का है 5, पहले कितनी थी 15 इंटू 100 अगर आप करें तो कितना निकल जाएगा, करीब करीब 33% का निकल जाएगा। तो मांग में होने वाले चेंज 33 डिवाइडेड बाई 100 अगर आप करेंगे तो ये क्या है, सीधे से आपको दिखाई दे रहा है कि 0 ये पॉइंट में आएगा और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ईपी इज लेस देन 1 आएगा, यानी इलास्टिसिटी आपकी 1 से कम, इकाई से कम आ रही है। इसको आप डेल्टा पी बाई क्यू से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। डेल्टा पी डेल्टा फॉर्मूला आपके सामने क्या है, डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू इंटू पी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू है, तो आप सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा क्यू, क्यू में कितने का चेंज हुआ है 5 का, पी में कितने का चेंज हुआ है 10 का, पहले कीमत कितनी थी 15, पहली मांग कितनी थी 10, 5 एकम 5 दूना 10। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे कितना 10 एकम 10, ये 1.5। तो 2 से अगर 1.5 को आप 2 से डिवाइड करें तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा पॉइंट में आंसर। तो आपकी जो मांग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से कम आएगी। इस तरह इसको निकाला जाता है, ये पहली विधि है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आनुपातिक या प्रतिशत विधि से निकालना, यानी मांग में कितने परसेंट का चेंज है और कीमत में कितने परसेंट का चेंज है। आप चिंता मत करिए, मैं एक न्यूमेरिकल सीरीज स्पेशली करूंगा जहां और डिटेल में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाई कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक है, आप यहां से निकाल सकते हैं। और इसी को अगर आप उपयुक्त सूत्र को अगर आप ले आए तो लास्ट में आपको फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, सीधे सीधे, और कोई भी वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण में कोई वस्तु की कीमत 5 रुपए है और मांग 100 इकाई है, वस्तु अगर घट के 4 हो गई तो उस वस्तु की मांग 150 हो जाती है, तो कीमत लोच कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, सीधी सी सिंपल से कहानी है। ठीक है, तो इस तरह प्रतिशत विधि या रेशियोज विधि से आप इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है कुल व्यय रीति। अब टोटल आउटले मेथड क्या है, इसमें यह देखा जाता है कि मान लीजिए कि लेट सपोज पहले कीमत 2 रुपए थी, 10 का डिमांड होता था, फिर कीमत 4 रुपए हुई, 8 का डिमांड हुआ। अब दो रुपए के हिसाब से अगर 10 क्वांटिटी आपने खरीदी तो 20 रुपए खर्च किए, और 4 रुपए के हिसाब से 8 खरीदी तो 32 रुपए खर्च किए, तो आपका आउटले पहले से खर्च बढ़ गया, यानी ग्रेटर देन 1 आपकी इलास्टिसिटी आ गई। इस तरह करके आउटले मेथड से निकालते हैं। तो इस रीति का प्रयोग प्रोफेसर मार्शल ने किया है। इसमें किसी भी वस्तु पर कीमत में परिवर्तन से पहले और बाद में किए गए कुल व्यय तुलना करके यह ज्ञात किया जाता है कि मांग की लोच इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है या इकाई से कम है। बहुत आसानी से आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए उदाहरण के लिए, जब किसी अगर मान लीजिए इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो कैसे करेंगे, जब किसी वस्तु पर व्यय की जाने वाली कुल राशि कीमत के कम होने पर बढ़ती है और कीमत में वृद्धि होने पर घटती है तो वस्तु की मांग लोच इकाई से अधिक होती है। कैसे आप समझ लीजिए, जैसे प्राइस 5 रुपए है, 4 रुपए हो गई, पहले 100 मांगते थे अब 150 मांगते थे, पहले खर्चा आपने 500 किया अब आप 600 कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी इलास्टिसिटी पहले से ज्यादा है। खर्च अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी, यानी ये लोचदार है। ध्यान से समझिए, यानी पूरा लोच निकालने का जो तरीका है वो हमने खर्चे पर उसको बेस कर दिया। यानी आप पहले से अगर खर्चा अधिक कर रहे हैं तो आपकी मांग जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर यही खर्चा 500 का 500 रह जाता तो इकाई लोचदार हो जाती, और यही खर्चा 500 से 400 हो जाता तो लोच इकाई से कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। इसी तरह इकाई बराबर 1 के कब होगी, तो जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर भी कुल व्यय की राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जितना खर्चा पहले कर रहा था उतना ही खर्चा अभी भी कर रहा है, तब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। कीमत 5 से 4 हो गई, यानी जितने % कीमत में चेंज हुआ उतना ही मांगी गई मात्रा में चेंज हुआ है। तो पहले भी 500 खर्च हो रहा था, अभी भी 500 खर्च हो रहा है, तो ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, कितना सरल तरीका है। इसको बोलते हैं कुल व्यय मेथड, यानी कितना खर्च करने को आप तैयार हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तीसरा, अगर इलास्टिसिटी कम है 1 से, तो अब यहां पर देख लीजिए, पहले वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तो 100 इकाइयां खरीद रहा है, तो 100 × 5 500 रुपए खर्च हो रहे हैं। फिर जब वस्तु की कीमत घटती है तो 110 इकाई खरीद रहा है, 440 रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी जो उसका टोटल व्यय या आउटले है वो पहले से कम हो गया, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, जिसको इकाई से कम लोचदार कहते हैं।
इकाई से कम लोचदार। आ गई बात समझ में? ठीक है सर, आ गई, ओके। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, बिंदु रीति या ज्यामितीय रीति। ठीक है, ज्योमेट्रिक मेथड से समझते हैं कि मान की इकाई लोच किस प्रकार, मान की लोच को किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए, इस रीति मांग वक्र डी के किसी बिंदु टी पर मांग की द्वारा लोच ज्ञात की जा सकती है। इस रीति से हम मांग वक्र पर एक बिंदु बनाकर आराम से मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं, विशेष करके 3 प्रकार की लोच। अब इसमें क्या करते हैं देख लीजिए, बहुत सिंपल सा एक तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपका x है, ये y है। अब ये कैसा एक मान लीजिए मांग वक्र है, ठीक। इस पर एक कोई बिंदु बना लिया हमने t, और यहां से एक स्पर्श रेखा शुरू की जो इस बिंदु t को लेते हुए नीचे आई। यहां से एक स्पर्श रेखा इसको छूते हुए नीचे कर दी, ठीक। 0, इसको आप मान लीजिए ये मांग और यहां कीमत। इस हिसाब से एक ये मांग रेखा डी बनाई गई है। इस पर एक बिंदु टी कर लिया और एक ए बी रेखा खींच दी, ए और बी। अब हम क्या करेंगे, ये बीच में बिंदु टी है। अब यहां पर हम बहुत आसानी से, जैसा कि चित्र में दिखाया था, इसलिए मैंने आपको ये चीजें लिख दी है, चित्र में खुद आपके सामने बना रहा हूं कि बिंदु टी पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ये बिंदु टी है, यहां एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और दोनों ओर बढ़ाया जाता है। एक एक्स अक्ष को काटेगा और एक ए बिंदु पर काटेगी, ठीक है, मतलब कि वाई अक्ष पर काटेगी। अब नीचे का भाग डिवाइडेड बाय ऊपर का भाग, यहां से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मांग की लोच निकाल सकते हैं। नीचे का भाग यानी टीबी, ठीक, डिवाइडेड बाय टीए। ये 3 स्थितियां बनी, टी से बी तक टीबी और टी से ए तक टीए। ये डी मांग वक्र है और टी बिंदु इस पर करके एक ऐसी रेखा खींची गई है। अब 3 स्थितियां बनेंगी। अगर ये नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, यानी टीबी अपॉन टीए करने पर अगर जो वैल्यू है ये अगर ग्रेटर देन 1 आ रही हो, या वो लेस देन 1 आ रही हो, या बराबर आ रही हो, तो इस हिसाब से 3 लोच आप निकाल सकते हैं। दोबारा, अगर मान लीजिए टीबी कोई भी वैल्यू अगर आप इसकी रखना चाहें और डिवाइड कर लें, तो अगर टीबी अपॉन टीए करने पर टीबी टीए से ज्यादा है, अगर ये टीबी टीए से अधिक आ रही हो तो इसको हम इकाई से अधिक लोच कहते हैं, ठीक है। अगर टीबी छोटी है और टीए बड़ा है तो इसको ई इज ग्रेटर देन 1, इकाई से अधिक लोच हो जाएगी, और ये ऊपर वाला इकाई से कम लोच हो जाएगी। और टीबी और टीए दोनों बराबर हैं तो इकाई के बराबर जो तीसरी कंडीशन थी ये लोच हो जाएगी। तो ऐसे ज्यामिति या बिंदु विधि से भी आसानी से हम दिखा लेते हैं। यानी जो टीबी और टीए है, इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। अगर नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है तो स्थिति क्या होगी, तब ई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा हो गया तो स्थिति, और दोनों अगर बराबर हो गए तो स्थिति क्या हो जाएगी। इसे हम ज्यामिति विधि से हम मांग की लोच निकालते हैं। तो ये एक सरल तरीका है, कम पूछता है, लेकिन आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब लास्ट में कर लेते हैं मांग की आय लोच, जिसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, कि आय किस प्रकार मांग को प्रभावित करती है। तो मांग की आय लोच का आशय है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में किस अनुपात में परिवर्तन होगा। यहां पर कीमत नहीं, आय की वजह से मांग में क्या चेंज हो रहा है। वॉटसन के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर आय के परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन की दर को मांग की आय लोच कहते हैं, जिसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते थे। ठीक बात। दूसरे शब्दों में, यदि वस्तु की कीमत तथा अन्य बातें समान रहें तो मांग में हुए अनुपातिक परिवर्तन को आय में हुए अनुपातिक परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मांग में 20% का चेंज हुआ है और जो आपकी इनकम है, कीमत पे कोई चेंज नहीं, इनकम में 10% का चेंज हो गया, तो यहां पर 20/10 कर दिया जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगी और इलास्टिसिटी जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगी। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इसको आप डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी वाला भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पी मत रखिए, वाई रखिए, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू, ठीक। वाई का मतलब कीमत और डेल्टा वाई का मतलब कितना अंतर आय में हुआ है, और डेल्टा क्यू का मतलब कितना मांग में चेंज हुआ है, और क्यू का मतलब पहले कितनी मांग थी और वाई का मतलब पहले कितनी आय थी। सिंपल यहां से आप करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि आय जो है वो 100 रुपए से 150 हो गई और मांग जो है वो 20 से 15 हो गई, तो यहां कैसे निकालेंगे आप। डेल्टा क्यू कितने का है, 5 का। डेल्टा आय में कितने का चेंज है, 50 का, ठीक। पहले कितनी आय थी,
100, पहले कितनी मांग है 20, सिंपल 5/10, यहां पर सिंपल आपको आ जाएगा 0.5 के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे वहां कीमत को रखते थे यहां आय को रख के भी निकाल सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल में फिर कह रहा हूं और डिटेल में इसको आपको जरूर समझा दिया जाएगा। अब आता है मांग की आड़ी लोच। मांग की आड़ी लोच का मतलब क्या है कि आपको संबंधित वस्तु की कीमत प्रभावित करेगी, वही वस्तु की कीमत प्रभावित नहीं करेगी। यदि x और y वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न हैं अथवा एक दूसरे की पूरक हैं, दो वस्तुएं हैं, स्थानापन्न यानी एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल होती हैं, पूरक जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे चाय और कॉफी एक दूसरे के जगह पे इस्तेमाल होगी और स्याही और पेन एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होगी, तो इनमें से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। मांग की आड़ी लोच उस दर की ओर संकेत करती है जिससे कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन होती है। यानी उस वस्तु की कीमत में चेंज से दिक्कत नहीं होगी, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। जैसे कार की वैल्यू, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो कार की डिमांड घट जाएगी, ठीक है ना। अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, ऐसे परिवर्तन होता है। तो किस अनुपात में हो रहा है, किस रेशियो में, वहां से आड़ी लोच निकलती है। तो यहां भी एस वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण इसको डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई कर सकते हैं, पी वाई अपॉन क्यू एक्स कर सकते हैं। यानी क्यू और यहां पर वाई और एक्स दो वस्तुएं हैं, ऐसा लेकर यह फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक बात है। यानी एक्स की क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, पी के वाई के प्राइस में कितना चेंज हुआ, y का प्राइस पहले कितना था और x की क्वांटिटी पहले कितनी थी। बस यही फॉर्मूला निकाल के आप आसानी से आड़ी लोच भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। बस यहां पर आपको कीमत एक वस्तु की लेनी है, डिमांड दूसरे वस्तु की लेनी है। ठीक बात है। यहां पर इसको समझा दिया गया है कि फॉर्मूला जो यहां पर लिया गया है, इस फॉर्मूले में किस चीज का क्या मतलब है। बहुत आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और डिटेल में इसको समझ लेंगे, आपके लिए और आसान हो जाएगा। और एक चीज और आप लास्ट में ध्यान रख लीजिए कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो वस्तु की मांग की लोच को प्रभावित करती है। तो पहला, वस्तु की प्रकृति, नेचर, उस वस्तु की क्या विशेषता है, क्या वो बहुत आवश्यक वस्तु है तब आप कितना भी प्राइस चेंज करते रहिए उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। क्या वो घटिया वस्तु है तो थोड़ा प्राइस चेंज भी होगा तो बहुत ज्यादा उसमें मांग बढ़ेगी नहीं। ये सारी चीजें रहती हैं। मांग की लोच अधिक या कम होना वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। वस्तु अगर अनिवार्य है या आरामदायक है कि विलासिता की वस्तु है। तीन तरह की वस्तुएं हो सकती हैं। अनिवार्य कैसी वस्तु होती है, जैसे नमक, अनाज, तंबाकू इत्यादि की मांग बेलोचदार होती है। जैसे जिसको शराब की लत है, आप कितना भी कीमत बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए उसकी मांग में कोई चेंज नहीं होने वाला है। नमक आपको खाना ही खाना है, तो इसलिए यहां पर ये चीजें बेलोचदार होती है क्योंकि इन वस्तुओं की मांग पर कीमत का कोई परिवर्तन नहीं होता। आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होती है कि हाँ, जो आराम देने वाली वस्तुएं, लोग सोचते हैं यार कीमत बहुत घट बढ़ रही है तो थोड़ा कम यूज करो, चलो छोड़ देते हैं। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अधिक होती है। जो बहुत भोग विलासिता की चीजें हैं वो ग्रेटर देन 1 हो जाएंगी। मतलब अगर थोड़ा भी आप प्राइस बढ़ाए घटाए तो वो क्या हो जाएंगी, वो फिर उसमें डिमांड में चेंज होगा। इनकी कीमत में थोड़ी कमी, इनफाइनाइट, बल्कि इसको आप पूर्णतः लोचदार कह लीजिए, इनफाइनाइट जो आता है, तो कमी के परिणाम स्वरूप मांग काफी बढ़ जाती है और थोड़ी वृद्धि के परिणाम स्वरूप मांग में काफी कमी भी आ जाती है। तो जो 2-3 तरह की वस्तुएं, एक वस्तु जो बिल्कुल अनिवार्य होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूर्णतः बेलोचदार रहेगी। जो आरामदायक है वो थोड़ी लोचदार है, थोड़ा बहुत चेंज होगा तो थोड़ा बहुत उसमें कीमत में भी उससे ज्यादा का, डिमांड में उससे ज्यादा का चेंज हो जाएगा। लेकिन जो विलासिता की वस्तुएं हैं वो अनंत होती हैं, यानी पूर्णतः लोचदार होती हैं। कीमत में थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे तो मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये तो हो गया वस्तु की प्रकृति कैसा। दूसरा, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता। जिन वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, यानी जिनके स्थान पर आप कोई दूसरी वस्तु इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कॉफी तथा चाय, उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। क्योंकि यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो लोग दूसरी वस्तु का उपभोग पहली वस्तु के स्थान पर करने लगते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है और इसलिए यहां पर उसकी लोच उसी प्रकार से प्रभावित भी होती है। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी डिटेल में बताया था। अच्छा, अगर मान लीजिए वस्तु के कई सारे प्रयोग हैं, उसके कई अल्टरनेट इस्तेमाल है, तब क्या होगा। यदि वस्तु ऐसी है जिनको विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सकता है तो उसकी मांग की लोच लोचदार होगी। प्राइस पर, उसका प्राइस के चेंज होने पर उसकी डिमांड में चेंज होगा। जैसे यदि बिजली की कीमतों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति इसका इस्तेमाल आवश्यक क्षेत्र में करेंगे और कम आवश्यक क्षेत्र में कम इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा टीवी नहीं देखेंगे, ज्यादा फ्रिज नहीं चलाएंगे, पर हाँ जो बहुत जरूरी है वो काम करते रहेंगे। तो कीमत बढ़ने पर इसकी मांग कम हो जाएगी, ये देखा जाएगा। फिर वस्तु के प्रयोग को अगर स्थगित करने की संभावना है तब मांग ज्यादा लोचदार हो जाएगी कि ठीक है, कीमत में चेंज बढ़ गई है, कुछ दिन हम यूज नहीं करेंगे।
जिन वस्तुओं का प्रयोग भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उसकी मांग लोचदार होगी, जैसे टाई, रेडियो, साइकिल इत्यादि के प्रयोग को स्थगित किया जा सकता है और कीमत बढ़ने पर इनकी मांग को हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत जिन वस्तुओं का उपभोग आप स्थगित नहीं कर सकते वो बेरोजगार होती है, जैसे दवाई, रोटी, ये सब तो बहुत जरूरी है ना, तो कीमत पर इसका कोई खास प्रभाव, कीमत से मांग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु पर आय का व्यय किए जाने वाला भाग कैसा है ये भी देखना है। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का एक छोटा भाग खर्च करता है उसकी मांग बेलोचदार होती है। जैसे मान लीजिए इनकम का 1% 2% आप किसी चीज पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कीमत थोड़ी बढ़ घट जाए तो भी आप कहते हैं चलो यार कम ही तो यूज होता है, चलो 10 रुपए और सही। लेकिन जिस चीज पर आपकी इनकम का ज्यादा हिस्सा जा रहा है वहां फिर वो मांग लोचदार हो जाएगी। तो जिस वस्तु पर आय का बड़ा भाग खर्च किया जाएगा उसकी मांग लोचदार होगी, जिस पर छोटा भाग खर्च किया जाएगा उसकी मांग बेलोचदार होगी। देखिए क्या क्या चीजें मांग की लोच को प्रभावित कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संयुक्त मांग, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, जैसे जिसको पूरक वस्तु कहते हैं, डबल रोटी, मक्खन, सिगरेट, सलाई और पेन और स्याही, तो इन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। यहां पर कीमत में परिवर्तन से कोई खास परिवर्तन नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था और इसके साथ ही हम चैप्टर नंबर 2 को खत्म कर चुके हैं। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को 3 भागों में हमने डिस्कस किया है। इस तीसरे भाग में हमने मांग की लोच, उसको निकालने की विधियां और प्रकार को डिस्कस किया। मैं फिर कह रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल सेशन में अलग से भी आपके साथ करूंगा जिसमें मैं इसको और क्वेश्चंस इंक्लूड करके प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। अभी मैंने इसका एक खाका आपको बताया है कि इस ग्राफ का क्या शेप होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जाननी बहुत जरूरी थी। इसको बार बार रिवाइज करिए। कोई डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताइए, ठीक है। इससे पहले जो प्रीवियस 2 वीडियोस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के इसी चैप्टर के हैं वो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको और ठीक से समझ में आएगा। एक बात का और ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब से ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना कोई डिस्काउंट कूपन कोड की जरूरत है। आप बुक्स और ई बुक्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां से भी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और उनको फॉलो कर लीजिए ताकि हर नए अपडेट्स आपको मिल जाएं। मतलब फेसबुक, ट्विटर से आप पढ़ेंगे तो नहीं, पर हाँ पढ़ाई के सारे अपडेट्स वहां आपको मिलते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वही आपके लिए एक ऐसी चीज है जो करनी है अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो। सब तक इस फ्री शिक्षा के मुहिम को आपको पहुंचाना है। तो स्टूडेंट्स, अब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर हुआ फिनिश। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।